तो कॉकरोच कौन बन रहा है, क्यों बन रहा है? सबसे जिस बात पे कॉकरोच को लेकर आजकल चर्चा होती है, सवाल मैं अभी अपने कार्यक्रम में भी यही सवाल उठा रहा था, आखिर ये कॉकरोच अचानक कहाँ से आ गए 20 मिलियन कॉकरोच? ये कौन है कॉकरोच? कौन है जो कॉकरोच बन गया? कि कॉकरोच पहले से कॉकरोच थे, या कोई नीट परीक्षा में कोई नहीं बैठ पाया, नीट परीक्षा में जो है वो अच्छी रैंक ला सकता था, परीक्षा पोस्टपोन्ड हो गया, वो कॉकरोच बन गया? क्या जब इस देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि इस देश में 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे और उन 2 करोड़ युवाओं को 11 साल में भी रोजगार नहीं मिला, वो कॉकरोच बन गए? कोई तो है जो कॉकरोच है। कोई ऐसा है कि पढ़ लिख कर नौकरी के लिए भटक रहा है, कॉकरोच बन गया। किसानों की हालत बद से बदतर हो गई है, हो सकता है वो कॉकरोच बन गया। क्योंकि अगर इस देश में कोई कॉकरोच जनता पार्टी बनती है सोशल मीडिया पे, वो 1-2 दिन में ही जो है 20 मिलियन उसके सोशल मीडिया पर फॉलोअर हो जाते हैं, तो सवाल तो बनता है, सोचना तो पड़ेगा कि कॉकरोच कौन है, कहाँ से आए ये कॉकरोच, कौन बन गया यह कॉकरोच। लेकिन मैं एक बात इस पूरे मामले में स्पष्ट तौर पर कह सकता हूँ, यह जो है युवाओं की अभिव्यक्ति है। यह जो युवाओं के अंदर जो हताशा है, यह जो कॉकरोच जनता पार्टी है, उसकी अभिव्यक्ति है। इसको बहुत लोग राजनीतिक विकल्प की ओर तरह समझ रहे हैं। मैं यह बताना चाहता हूं कि कॉकरोच जनता पार्टी कोई राजनीतिक विकल्प तो कम से कम नहीं हो सकती है, क्योंकि कोई राजनीतिक विकल्प होने के लिए कोई पार्टी होती है, कोई एजेंडा होता है, कोई स्ट्रक्चर होता है, पार्टी की नीयत होती है, पार्टी की नीति होती है, पॉलिसी होती है, लोग होते हैं, किस समाज के लोग हैं, विचारधारा होती है। तो वो सब कुछ है नहीं। यह जो युवाओं में जो यह आक्रोश है, यह जो निराशा है, मुझे लगता है कि उसके जो है फलस्वरूप इस तरह का एक सोशल मीडिया पर उफान आया, किसी ने कॉकरोच जनता पार्टी बनाई और सोशल मीडिया खतरा भी बताया जा रहा है ऐसे लोगों से। देश को तो हमेशा देश को के लिए खतरा इनको बरगलाया जा रहा है। जो इस देश में जो रोजगार का सवाल करेगा, उससे इस देश की सरकार को खतरा होता है। देश को खतरा नहीं है, इस देश में जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उनको खतरा है। इस देश में अगर कोई किसानी की बात करेगा तो ये कहेंगे कि देश को खतरा है। अगर इस देश में कोई आदिवासी अपने हक अधिकार की बात करेगा, उसको नक्सली बताकर कह देंगे कि उससे देश को खतरा है। इस देश में कोई रोजगार की बात नहीं कर सकता, महंगाई के खिलाफ बात नहीं कर सकता, तेल और पेट्रोल के खिलाफ बात नहीं कर सकता। कोई पत्रकार अगर सवाल पूछ दे नेता से, कह दिया जाता है उससे देश को खतरा है। भाई, एक पत्रकार सवाल पूछ रहा है, उसमें देश बीच में कहाँ से आ गया? एक नेता है, एक प्रधानमंत्री के पद पर है, तो इन तमाम लोगों से देश को खतरा इनको नहीं, इनके राजनीतिक दल को खतरा हो जाता है। जो इनसे सवाल पूछते हैं, जो हक अधिकार की बात करते हैं, उनसे इस सरकार को खतरा हो जाता है। जिसने कॉकरोच जनता पार्टी बनाई है, वो कह रहे हैं कि मुझे जान से मारने की धमकी आ रही है। बिल्कुल आ रही होगी, बिल्कुल आ रही होगी, और कोई इस बात में संदेह नहीं कि उसकी गिरफ्तारी भी हो जाए, क्योंकि इस देश में जो सवाल पूछने वाले लोग हैं उनकी गिरफ्तारियां होती है। सवाल पूछने वाले लोगों को जेल में बंद किया ही जाता है। सवाल पूछने वाले लोगों को, हक अधिकार की आवाज़ उठाने वाले लोगों के ऊपर मुकदमे होते हैं, जेल में भेजा जाता है, इनकाउंटर तक हो जाता है। ये कौन सी नई बात है? इस देश में ही होता, और ये सब होता है जाति देखकर। आप देखिए, एक जेएनयू का आंदोलन हुआ था, जेएनयू के आंदोलन से कन्हैया कुमार अपनी जाति की वजह से एक राष्ट्रीय पार्टी का राष्ट्रीय नेता बना हुआ है, और एक मुसलमान जेल में सड़ रहा है। और उसी में कुछ जो है रामा नागा भी एक दलित लड़का था, वो कहाँ है पता नहीं है। तो इस देश में सब कुछ जाति और धर्म देखकर तय होता है, तो जाति और धर्म देखकर चीज़ें तय होगी। और जो बताया गया है, जो कॉकरोच जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जहाँ तक सोशल मीडिया पर सूचनाएं आ रही है कि वह दलित समाज से आता है, वो दलित समाज से आता है, इस वजह से कोई शक नहीं, कुछ जेल भी जा सकता है, मुकदमा भी हो सकता है, कुछ भी उसके साथ घटना घट सकती है। और जब हम जैसे लोगों को रोज़ फ़ोन पर थ्रेटनिंग आती है, रोज़ इनबॉक्स में गालियां पड़ती है, कभी मेरा जो है एक्स अकाउंट पे कभी मेरा कमेंट पढ़िए, 100 में 99 लोग गाली बके जा रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, ये कर देंगे, वो कर देंगे, मेरी माँ को लेकर कहेंगे, मेरी बहन को लेकर गंदी गंदी बात करेंगे, महिलाओं को लेकर, हमको लेकर। तो जब हम लोगों के साथ यह घटता है, लेकिन जो आंकड़े आए, फॉलोअर्स के जो आंकड़े आए, वो आंकड़े बता रहे हैं, और वो आंकड़े खुद उसी जो फाउंडर है उसने जारी किए हैं। लगभग मुझे अगर ठीक ठाक याद है तो 93% जो है
वो भारत के फॉलोअर हैं उसके। तो बीजेपी वाले तो ऐसे ही करते हैं, आपको पाकिस्तानी बता देंगे, आपके फॉलोअर को पाकिस्तानी बता देंगे। सरकार को सोचना समझने की जरूरत है, लगता है। यह सरकार सोचेगी नहीं, समझेगी नहीं, क्योंकि सरकार को सवालों से डर लगता है। यह सरकार सवाल करने वालों को कुचलना जानती है। सरकार जो है सवाल पूछने वालों का मुंह बंद करना चाहती है। ये सरकार जो है जानती है कि कैसे इस देश में जो लोग हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं उसको चुप कराया जाए, जेल में भेजा जाए, मुकदमा किया जाए। ये सब होगा। सरकार को इस बात से कोई मतलब नहीं कि जनता के क्या मुद्दे हैं, जनता का क्या सवाल। आप देखें ना, हाल के दिनों में जो पेट्रोलियम का मुद्दा आया है, पेट्रोल आपने खरीद लिया 1.25 लाख करोड़ का, आपने जो है कच्चा क्रूड ऑयल खरीदा और उसको फिल्टर करके 52,000 करोड़ का दूसरे देश को बेच दिया। सब्सिडी में खरीदे 1,32,000 करोड़ का लगभग, और उसको फिल्टर कर सब्सिडी में खरीद के, हम लोग का पैसा की सब्सिडी, अब बेच दिया दूसरे देश को उसको फिल्टर करके। तो ये, और आप सवाल नहीं पूछ सकते हैं। सवाल पूछेंगे तो आप देशद्रोही। देश में बड़ा संकट है इस टाइम। तो ये किस तरह का संकट है हम लोग समझना चाहते हैं कि आप सब्सिडी पर जो है आप खरीद रहे हैं क्रूड ऑयल और उसको रिफाइन करके दूसरे देश को बेच रहे हैं। यह किस तरह का संकट है, इस देश के लोग समझना चाहते हैं। संकट असली क्या है हमसे सुनिए। इस देश में 2014 से पहले इस देश की जो पेट्रोलियम की जो घरेलू ज़रूरतें थी उसका 27% का आपूर्ति इस देश में जो है प्रोडक्शन से होता था, देश से आपूर्ति होता था। और आज जो है 2014 से लेकर 2027 तक 11 साल बीतने जा रहे हैं, हमारा प्रोडक्शन 14% हो गया। जो प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए था, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी महामानव के राज में जो है वो 27% प्रोडक्शन जो हमारे घरेलू ज़रूरतों का था वो 14% कैसे हो गया। जो ONGC है, जो पेट्रोलियम की खोज करती है, वो ONGC कंपनी के पास जो है वो था, ज़्यादा पैसा था, वो फायदे में चल रहे थे 2014 तक। 2027 आते आते वो जो है लाखों करोड़ रुपया कर्ज में कैसे चला गया। मूल सवाल यह है, इन सवालों पर कोई बात नहीं कर रहा है, इन सवालों पर बात करने की ज़रूरत है। तो राजेंद्र पाल गौतम जी जो है एक राष्ट्रीय पार्टी के जो है एक डिपार्टमेंट के चेयरमैन हैं। उन्होंने कुछ किया, और कुछ समाज के भी बड़े नेता हैं। अगर उन्होंने कुछ किया है, राजेंद्र पाल गौतम जी अगर बहन जी से मिलने गए या फिर किसी से भी वो मिलते हैं, तो एक तो उनका व्यक्तिगत मामला है, दूसरा उनकी पार्टी का मामला है। तो हम लोग इसमें न 3 में है न 13 में। या राजेंद्र पाल गौतम जी अगर गए तो वो कोई मामूली आदमी तो है नहीं, देश की राजनीति का बड़ा चेहरा है, कुछ सोच समझ कर गए होंगे। पॉलिटिकल आदमी हो सकता है, उनका कुछ पॉलिटिकल व्यू हो, कोई उनका कोई पॉलिटिकल थॉट होगा। एक तो ये वजह हो सकती है। अब दूसरा यह है कि एक बड़े पार्टी का जो है वो एक शेड्यूल कास्ट डिपार्टमेंट। दूसरा यह है कि राजेंद्र पाल गौतम जी एक राष्ट्रीय पार्टी के जो है वो चेयरमैन हैं। तो अब हो सकता है उनकी पार्टी का कोई ऐसा डिसीजन हो, वो पार्टी की तरफ से गए हैं, या पार्टी ने नहीं बोला है, अपने मन से गए होंगे, तो फिर उनके और पार्टी के बीच का मामला है। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि हम जैसे लोगों के लिए कोई स्पेस है कि हम इसमें क्या ही बोलें। अब बहन जी हैं, बहन जी समाज के सम्मानित नेता हैं, कोई भी मिलने जा सकता है, मिलना न मिलना बहन जी की मर्जी पर है। तो गए होंगे, कोशिश कर रहे हो मिलने का। तो आजकल सोशल मीडिया का जमाना, वो लीडर तरीके से गए हैं, क्या वो तरीका ठीक था? पहले अपॉइंटमेंट लेना चाहिए, बहन जी क्या ऐसे ही सड़क चलते ही कोई भी आए? अब देखिए, अब ऐसा भी नहीं है कि सड़क चलते भी कोई राजेंद्र पाल गौतम जी को भी, बहन जी तो सम्मानित हैं ही, लेकिन अब राजेंद्र पाल गौतम जी को भी ऐसे हम लोग नहीं कह सकते कि सड़क चलते ही कोई चला गया। राजेंद्र पाल गौतम भी बड़े नेता हैं, अगर संभव अपॉइंटमेंट लेना चाहिए। हाँ, जो सिस्टम है वो एक जो प्रोटोकॉल होता है, बड़ी लीडर हैं वो तो होता ही है। हो सकता है ना हो तबीयत खराब हो, कुछ भी हो सकता है। राहुल गांधी जी से ऐसे मिल लेते हैं जी, तबीयत कैसी है, खाना वाना खाया आपने, या पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है? नहीं, तो जो सिस्टम हो, चाहे कोई रहे, जो सिस्टम है वो तो एक नॉर्मल प्रोटोकॉल है कि उसको आदमी फॉलो करने की कोशिश करता है।